हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है। And what is it that inanimate things that does not have which a living thing has? और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लिविंग थिंग के पास होती है और नॉन लिविंग के पास नहीं होती है। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है जो कि एक नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाती है और एक लिविंग बीइंग को लिविंग बीइंग बनाती है। ठीक है, द आंसर टू दिस The answer to this is presence of basic unit of life, that is the cell in the living organism। ठीक है, तो जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो हम देखते हैं कुछ चीज़ें नॉन लिविंग, जैसे ये पेन है नॉन लिविंग है, मैं हूँ, मैं लिविंग बीइंग हूँ, या कोई मॉस्किटो है, या कोई छिपकली है, या कोई कॉकरोच है, तो वो क्या है, लिविंग बीइंग है। फिर जब हम इन सबको देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्या इसमें है जो कि ये नॉन लिविंग है, इसमें क्या ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से ये लिविंग नॉन लिविंग है, और मॉस्किटो में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो लिविंग बीइंग है। तो इसका आंसर होता है, क्या होता है, सेल। सेल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जाता है, इसके लिए वो लिविंग बीइंग है। और क्योंकि इस पेन में सेल नहीं पाया जाता है इसलिए ये नॉन लिविंग है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। Some are composed of single cell and are called unicellular unicellular organism, while others like us composed of many cell are called multicellular organism। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक सेल से बने होते हैं, उनकी पूरी पूरी बॉडी सिंगल सेल की होती है, उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हम लोग हैं, मस्कीटो हैं, और ये सारे जो बड़े एनिमल हैं, ये किससे बने होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। मतलब इनकी पूरी की पूरी बॉडी कई सारे मल्टी सेल से बनी होती है। ठीक है, मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे पढ़ेंगे, आगे एक सेकेंड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल। ठीक है, नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या होगा, एक सेकेंड सिलेक्ट कर रहा। ठीक है, व्हाट इज सेल। तो पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। है ना, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरा क्या है, एंड परफॉर्मिंग अ इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपनी पूरी तरीके से किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है, परफॉर्मिंग अ इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये जितने भी अपने लाइफ के इसेंशियल फंक्शन हैं, ये कोई यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म, इसकी पूरी पूरी बॉडी सिंगल सेल की बनी है। ठीक है, सिंगल सेल की बनी हुई है। अब इसकी लाइफ की जितने भी इसेंशियल फंक्शन है, रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, या दूसरे भी रिप्रोडक्शन हो गए, ये जितने भी फंक्शन है लाइफ के इसेंशियल फंक्शन, ये एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ independent existence and performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of cell, anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living। कोई भी सेल हो, जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी थिंग हो जो कि सिंगल सेल से कम है, लेस देन अ सेल इज नॉट इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग। जैसे अब अगर हम बात करें वायरस का, वायरस ये क्या है, ये कंप्लीट सेल नहीं है, ये किसी ऑर्गेनिज्म पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहेगा, लिविंग बीइंग के ऊपर रहेगा, तो ये लिविंग बीइंग के जैसे काम करेगा। ठीक है, और अगर ये नॉन लिविंग पे है, अगर ये इस पेन पे कोई भी वायरस है तो ये नॉन लिविंग है,
ये कोई काम नहीं करेगा अपनी लाइफ में। पर जैसे ही किसी लिविंग बीइंग के ऊपर आएगा, जैसे मेरे अंदर इंटर करता है, वैसे ही ये लिविंग बीइंग के जैसे काम करने लगता है, ठीक है। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल, आगे हम पढ़ेंगे। जो यहाँ पे क्या हुआ, सेल का डेफिनेशन दिया हुआ है, इमेज नहीं हो रहा, सॉरी। क्या है, सेल इज द फंडामेंटल मतलब क्या है, जो बेसिस है, ठीक है। किसी चीज़ें का जो फंडामेंटल क्या होता है, बेसिस मतलब जहाँ से वो स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब स्ट्रक्चर और फंक्शनल क्या मतलब है, जैसे कोई भी एक घर है, वो घर किससे बना है, ईंटों से बना है ना। तो जो ईंट क्या कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। ये ईंट जो है उसका एक यूनिट है उसका। वैसे ही सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी का एक यूनिट होता है। फंक्शनल यूनिट मतलब जो सिंगल सेल है वो रेस्पिरेशन भी कर सकती है, एक्सक्रीशन भी करती है, रिप्रोडक्शन भी करती है, डिवाइड होती है, तो वो एक फंक्शनल यूनिट भी हो गई। तो ऐसे उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो कि डिस्कवरी करते हैं किसकी, लिविंग सेल की। अभी यहाँ पे हम 3 साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 3 साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। पहले साइंटिस्ट जो हैं इनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक अपना एक्सपेरिमेंट किस में करते हैं, 1665 में, ठीक है। ये किसकी डिस्कवरी करते हैं, सबसे पहले ये डिस्कवरी करते हैं सेल की, कौन सी सेल की, डेड सेल, ठीक है, डेड सेल। अब डेड सेल का मतलब क्या है, डेड सेल का मतलब है कि कोई एक सेल है, प्लांट सेल, इसमें साइटोप्लाज्म एब्सेंट है ना। इसमें प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म एब्सेंट है। प्रोटोप्लाज्म प्लाज्म क्या है, एब्सेंट। इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाएगा, क्या पाया जाएगा, केवल सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल। तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, रॉबर्ट हुक 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी करते हैं, जिसमें डेड सेल का मतलब प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा, केवल सेल वॉल प्रेजेंट होगा, इसको क्या बोलेंगे, डेड सेल। उसके बाद साइंटिस्ट आते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, यहाँ पे दिया है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ दैट एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल, ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। आगे क्या है, ल्यूवेनहॉक, ये किसकी डिस्कवरी करते हैं, एक लाइव सेल, ठीक है, लाइव सेल। उसके बाद आता है एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, उनका क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन क्या करते हैं, ये एक सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी करते हैं, किसकी, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब ये कोई एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, जिसके अंदर डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड होंगे, ठीक है। क्या होंगे, डीएनए आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो आगे यही यहाँ पे दिया है, अगले नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ अ लाइव सेल। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। रॉबर्ट ब्राउन later discovered a nucleus. The invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope, ठीक है। तो उसके बाद माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल का एक डिटेल स्ट्रक्चर बताने के लिए कैपेबल था,
तो वहाँ से अब उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर को हमने देखना शुरू किया। जैसे अगर ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, तो इस सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है। प्लास्टिड पाया जाता है इसके अंदर, प्लास्टिड पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। तो ऐसे कर करके बहुत सारे स्ट्रक्चर जितने भी सेल के अंदर पाए जाते हैं उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, ठीक है। आगे आता है सेल थियरी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेल थियरी। तो सेल थियरी में बेसिकली 3 साइंटिस्ट का नाम हम पढ़ते हैं। पहला साइंटिस्ट कौन है, फर्स्ट है स्लाइडेन, स्लाइडेन साहब, ठीक है। पहले साइंटिस्ट हैं स्लाइडेन। दूसरे साइंटिस्ट हैं आपके स्वान, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट होंगे आपके स्वान। तीसरे साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। सेल थियरी में हम 3 साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे, स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। तो जो आगे पढ़ते हैं हम। इन 1838 सॉरी हाँ इन 1838 मैथियस लाइडेन अ जर्मन बॉटनिस्ट, ये क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट है, एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व्ड, a German botanist examined a large number of plant and observed that all plant are composed of different kind of cells which are form the tissue of plant, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, मैथियस लाइडेन क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, मतलब ये प्लांट के ऊपर स्टडी करते थे। तो इन्होंने 1838 में अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करा और इन्होंने बहुत सारे प्लांट के ऊपर स्टडी करा और इन्होंने ये बताया जितने भी प्लांट बॉडी हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं जो कि किसी भी प्लांट का टिश्यू बनाता है, ठीक है। लाइडेन ने बोला कि ऑल प्लांट बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ प्लांट सेल, विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ प्लांट, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्वान, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में उन्होंने क्या बोला था इसके बाद हम एक पॉइंट में लिख लेते हैं स्लाइडेन का। ये क्या थे, स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। ये थे बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट मतलब ये प्लांट के ऊपर स्टडी करते थे, ठीक है। स्टडी ऑन प्लांट, स्टडी ऑन प्लांट। इन 1838 इन 1838 ये हो गया इन्होंने। और इन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट बॉडी हैं वो किससे बने होते हैं, प्लांट बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल मेक्स टिश्यू, ठीक है। ये बात इन्होंने बोली स्लाइडन ने। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्वान के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे स्वान के बारे में। थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा था 1839 में, अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये क्या थे, जूलॉजिस्ट मतलब ये एनिमल के ऊपर स्टडी करते थे। स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स and reported that cell had a thin outer layer. Animal cell had a thin outer layer which is today known as plasma membrane, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, थियोडोर स्वान ने क्या करा, इन्होंने एनिमल सेल के ऊपर स्टडी करा, ठीक है। क्योंकि जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने एक एनिमल सेल के ऊपर स्टडी करा। ये एक एनिमल सेल है। इन्होंने बोला कि जितने भी एनिमल सेल हैं इनकी आउटर लेयरिंग एक थिन लेयर पाई जाएगी, ठीक है। इनकी जो आउटर कवरिंग होगी एक थिन लेयर से होगी। उस थिन लेयर को इन्होंने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल के ऊपर एक आउटर लेयरिंग पाई जाएगी जो कि बहुत ही थिन होगी। इसको इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन्होंने बोला, स्वान ने, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्लाइडेन
जो कि बॉटनिस्ट थे, ये प्लांट के ऊपर स्टडी करा और उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट हैं, प्लांट बॉडी, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं जो कि प्लांट का टिश्यू बनाता है। उसके बाद आते हैं स्वान। ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं 1839 में। ये क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बोला, इन्होंने एनिमल सेल के ऊपर स्टडी करा और इन्होंने बोला जितने भी एनिमल सेल हैं इनके ऊपर एक आउटर कवरिंग पाई जाएगी, थिन आउटर कवरिंग पाई जाएगी, थिन आउटर लेयर पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक हो गया। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्लांट के ऊपर भी स्टडी करा। स्वान प्लांट के ऊपर भी स्टडी करते हैं और वो बोलते हैं, he also concluded based on the study on plant। ठीक है, ये जूलॉजिस्ट थे लेकिन इन्होंने प्लांट के ऊपर भी अपना स्टडी करा, प्लांट टिश्यू के ऊपर, और उन्होंने बोला दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ पे बनाते हैं एक प्लांट सेल को, ठीक है, एक सेकेंड, हम बनाते हैं एक प्लांट सेल को। ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये एक प्लांट सेल है। इन्होंने बोला कि प्लांट सेल के बाहर एक सेल वॉल पाई जाएगी। ठीक है, प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल पाई जाएगी जो कि किसी भी प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। क्या है, प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर, ये क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल। और ये क्या है, ब्लू वाला है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है आपका प्लांट सेल और ये है आपका एनिमल सेल। ठीक है, ये आपका एनिमल सेल है। तो इन्होंने बोला, स्वान ने प्लांट एनिमल के ऊपर स्टडी करा और बोला कि इनमें एक आउटर कवरिंग, थिन आउटर कवरिंग पाई जाएगी, उसको बोला जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि इन्होंने प्लांट पर भी स्टडी करा और उन्होंने बोला कि जो प्लांट की जो आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल की होगी, और सेल वॉल इनका एक यूनिक कैरेक्टर है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल। On the basis of Leiden, on the basis of Swan proposed that hypothesis, that is, the body of animal and plant composed of cell and its product। स्वान ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया, एक परिकल्पना दी, कल्पना करा उन्होंने कि जितने भी प्लांट हैं और एनिमल हैं इनकी बॉडी सेल और सेल्स के प्रोडक्ट की बनी होती है। ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थियरी। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट का नाम लेंगे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 1838 में करा था। इन्होंने बहुत सारे प्लांट के ऊपर स्टडी करा और बोला कि जितने भी प्लांट बॉडी हैं, प्लांट बॉडी, ऑल प्लांट बॉडी इज कम्पोज ऑफ सेल विच फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू ऑफ प्लांट। ठीक है, उसके बाद स्वान आते हैं। स्वान अपना स्टडी करते हैं 1839 में। स्वान जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एनिमल सेल पे करा और इन्होंने बोला जितने भी एनिमल सेल हैं उसके ऊपर एक थिन आउटर लेयर पाया जाएगा जिसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद स्वान ने एक प्लांट सेल के ऊपर भी स्टडी करा और बोला कि प्लांट सेल में प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। इन्होंने बहुत सारे प्लांट के ऊपर स्टडी करा और बोला कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। उसके बाद इन्होंने बोला, अपना एक हाइपोथेसिस दिया स्वान ने, दैट all the body of animal and plant, the body of animal and plants are composed of cell and its product। Slyden and Swan together formulate the cell theory। This theory, however, did not explain as how a new cell were formed। इन्होंने ये तो बोल दिया भैया जितने भी एनिमल हैं, प्लांट हैं, उनकी बॉडी सेल से बनी है और सेल के प्रोडक्ट से बनी है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि भैया सेल कहाँ से बन रहा है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम था रुडोल्फ
विर्चो, क्या नाम था यहाँ पे हमने लिखा है ना, रुडोल्फ विर्चो। ये अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं कब? रुडोल्फ विर्चो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं 1855 में, ठीक है। और ये कहते हैं कि जितने भी सेल हैं ये पहले से एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। सेल डिवाइड करा, सेल डिवाइड करी और उसके बाद नई सेल बनी, ठीक है, न्यू सेल या डॉटर सेल। ये क्या है? पेरेंट सेल या मदर सेल। ये है मदर सेल और ये है डॉटर सेल, ठीक है, डॉटर सेल। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला कि ऑल द, इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये फिर लाइक करने लगा, एक सेकेंड, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। इसका मतलब होता है जो भी जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं, ठीक है। He modified the hypothesis of Schleiden-Swan to give the cell theory a final shape. Cell theory is, as understood today, is all living organisms are composed of cell and product of cell. ये किसने बताया? Schleiden-Swan ने, इन्होंने मिलकर अपना हाइपोथेसिस दी। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो आते बताते हैं that all cells arise from pre-existing cell, कि जितने भी सेल हैं वो पहले से एग्जिस्टिंग कर रहे हुए सेल से डिवाइड होते हैं और उनसे फिर नए सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।